राम बाबू उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और बेटी थी। राम बाबू वहां के वन विभाग डिपार्टमेंट में जॉब करते थे और उनकी पत्नी शांता जी ने अपना पार्लर खोल रखा था। वह घर का काम निपटाकर उसी में दिन भर व्यस्त रहती थी। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होते जा रहे थे और खर्च भी बढ़ रहे थे, इसीलिए वह पार्लर के पैसों से अपने पति की मदद किया करती थी। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को पढ़ाया। बेटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी ताकि वह अपने एक जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। अब उनकी बेटी अपने ससुराल में रह रही थी। उनका दामाद भी बहुत अच्छा और अपने सास ससुर का सम्मान करता था। एक बार की बात है, उनका बेटा साहिल किसी काम से चमोली जा रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ मौके पर मौजूद सभी लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसके मोबाइल से उसके पिता के पास फोन किया और साहिल के बारे में बताया। तब आनन फानन राम बाबू और शांता जी अस्पताल पहुँचे। वहाँ जाकर देखा उनके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें इस तरह देखकर रोना आ रहा था। अस्पताल में उसका इलाज चलते चलते 20 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। साहिल की खातिर परेशान साहिल के पापा राम बाबूजी लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टर के पास और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहे थे, तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते थे। उधर अस्पताल के एक कोने में खड़ी शांता जी भी अपने बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू के वार्ड से जब डॉक्टर साहब बाहर निकले तो राम बाबूजी उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे साहिल को बचा लीजिए। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन और दवाइयों का कुल मिलाकर 6 लाख का खर्चा आएगा। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर लेंगे, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर राम बाबू ने पैसों का इंतजाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काफी दौड़ भाग करने के बाद भी केवल 3 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका था। कितने परेशान हो गए थे। राम बाबू की मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी प्रिया ने तुरंत अपने पति को फोन लगाया और उसने भी बिना देर किए बाकी के 3 लाख रुपए लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए और आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने साहिल को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राम बाबू ने मेहनत करके जैसे तैसे उसे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करवा दी और एक अच्छे 5 स्टार होटल में उसकी नौकरी भी लग गई। और फिर एक दिन साहिल ने बताया कि वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की एकता से शादी करना चाहता है। रूपवती तो थी और बोलने में भी बहुत तेज थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन साहिल के अम्मा बाबूजी को एकता का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उधर एकता के माता पिता ने भी इस दूसरी जाति में शादी करने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी की भी एक न सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू एकता इतनी तेज तर्रार थी कि आए दिन घर में कलेश करती रहती थी। अपने सास ससुर के साथ रहना उसे कतई पसंद नहीं था और कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। उसके बाद साहिल अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आता था। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी उससे फोन नहीं किया जाता था। अब अपने बेटे से अलग होकर राम बाबू को गहरा सदमा लगा। अब वह गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। शांति जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वे तुरंत पड़ोस में रहने वाली साहिल की चाची गीता जी को बुलाकर ले आई। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चारपाई पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन जब भी वे माँ पर ही भड़क पड़ता। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी प्रिया को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली तो वह बिना समय गंवाए अपने पति के साथ उनके पास आ पहुंची। अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले से ही अपनी बेटी और दामाद के एहसानों तले दबे बाबूजी अब उसका और एहसान लेना नहीं चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी हुई आवाज में कहने लगे, प्रिया बेटी, अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना। अब तुम आ गई हो, बस मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। प्रिया ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्हें समय पर दवाई देना,
और खाना खिलाना, अक्सर पलंग पर बैठाकर उनके पैर दबाया करती थी। जब भी बाबूजी उसे यह सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए सब कुछ नहीं करते थे? अब मेरा भी फर्ज अदा करने का समय है, तो मुझे रोको मत। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ निर्जीव होकर लटक गया। यह दृश्य देखते ही शांति जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और प्रिया अपने पिता के मृत शरीर पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जीते जी बेटे को मिलने के लिए राम बाबूजी तरस गए थे। वह बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। बेटा बहू फॉर्मेलिटी पूरी कर वापस घर चले गए। शांति जी अपने पति की मौत के सदमे से दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। कहने को तो उन्हें कोई बीमारी सी लगी नहीं थी, लेकिन जब मन की अशांति हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। पति की पेंशन से ही घर की रोजी रोटी और दवाई का खर्चा निकाल लेती थी। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर प्रिया अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए अक्सर आ जाया करती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बहू और बेटे को यह डर सताने लगा कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उनकी बहन और जीजाजी कहीं कब्जा न कर ले। इसीलिए साहिल अपनी पत्नी के साथ अपना सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी घर में आ गया और बहाना यह बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली शांति जी तो इस बात को सच मानकर मन ही मन ईश्वर का शुक्र अदा कर रही थी कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को सद्बुद्धि तो आ गई। लेकिन अपने बेटे और बहू के तो उन्हें मंसूबे मालूम ही नहीं थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू एकता ने पूरे घर पर अपना अधिकार कर लिया और अम्मा का सामान एक पुराने टूटे कमरे में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी प्रिया ने इस बात से ऐतराज जताया तो उस पर भी साहिल और एकता ने मैके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और घर से चले जाने को बोल दिया। बेचारी शांति जी इस हालात में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का और विरोध कर सके। एक बार शांति जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। इतने में साहिल अपनी माँ को डांटते हुए बोला, अम्मा तुम मानोगी नहीं ना, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई है जो तुम बाहर निकल गई? बेटा मटके से पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी उस कमरे में मुझे घुटन सी महसूस होती है, इसीलिए सोचा कि बाहर निकलकर थोड़ा ताजी हवाएं खा लूं। अम्मा तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? एकता अभी बाजार से आती ही होगी और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए साहिल अम्मा को घसीटते हुए उनके कमरे में वापस ले गया। बेचारी अम्मा वापस अपने कमरे में रखी चारपाई पर पटक दी गई। अपने कमरे में पड़ी पड़ी शांति जी अपने आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। जब सर्दियों का मौसम आया तो ठंड इतनी ज्यादा थी कि शांति जी का शरीर ठंड से कांप रहा था, जिसके कारण शांति जी और भी ज्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा। इस वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। एक दिन जब गीता जी उनका हाल चाल जानने के लिए घर आई तो अपनी जेठानी शांति जी की ऐसी हालत देखकर दंग रह गई। साहिल और एकता अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठ गए और कहने लगे, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते साहिल का गला भर आया। इस पर एकता बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। साहिल और एकता की बात सुनकर गीता जी गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के मरने की बात कर रहे हो तुम दोनों? यह नहीं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। अपनी चाची की बात सुनकर साहिल हड़बड़ा गया और एकता नाक भेजकर सिकोड़ने लगी। लेकिन गीता जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आई। इलाज पाकर शांति जी की हालत में थोड़ा सा सुधार आने लगा और वह काफी हद तक ठीक हो गई। अपने अतीत में झांकती शांति जी अपनी यादों से बाहर आ गई। जब उन्हें गीता ने आवाज लगाई, शांति भाभी लो खा लीजिए, उसके बाद दवा भी लेनी है। गीता भूख नहीं है मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे दीदी कुछ खाओगी या नहीं? तो दवाई कैसे लोगी? और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? गीता जी बड़े प्यार से बोली, क्या करना है गीता, ठीक होकर। वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन अपने मन का क्या करूं?
वह बीमार है तो मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ। गीता बोली, एक बात कहूँ आपको दीदी, यह बात दिमाग में तो कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोल नहीं सकी। क्या गीता, तुम्हारी बात कभी भी बुरा माना है मैंने? आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। दीदी, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटे टूटे फूटे कमरे में पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वह लोग कितने कितने दिन तक यहाँ आते जाते भी नहीं हैं। तुम्हारी बहू एकता तो अपने बच्चों को भी दादी के पास नहीं आने देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, फिर भी आप उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ऐसा क्यों? भैया इतने बीमार रहे थे, क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उनका हालचाल जानने भी आए हों, लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए हैं। यह बात शांति जी को झटका सा लगा। फिर गीता जी हल्के से गुस्से में बोली, यह कैसा रिश्ता है दीदी, जहाँ बेटा माता पिता के त्याग को ही भूल जाए, बेटा बहू बूढ़े माँ बाप को एक फालतू सामान समझ ले और अपनी माँ की ही मौत की दुआ मांगे। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है ना। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाता है। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज्यादा महत्व मुझे ही दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग अलग करके नहीं फेंका। तो तुम क्यों सह रही हो यह सब दीदी? गीता जी ने कहा तो शांति जी आंसू पोंछते हुए बोली, गीता, आखिर औलाद तो अपनी है तो उससे क्या गिला शिकवा करे, लेकिन भाभी जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वह खोखले हो जाते हैं और उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी औकात बताई जाती है और अपनी औकात दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं देते तो ऐसे में माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले आए, फिर चाहे उसे साम दाम दंड भेद की नीति क्यों न अपनानी पड़े। लेकिन उन्हें यह बताना भी बहुत जरूरी है कि हम बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। गीता जी की बातों से शांति जी को अंदर तक झंझोर कर रख दिया। गीता जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गई। यूँ तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, वह लगभग 60 साल की थी, परंतु पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले बुजुर्ग बना दिया था। कहने को तो उनके 2 पोते थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। इस बीमारी में केवल गीता जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने ही घर के एक छोटे से कमरे में पड़ी हुई इस घर की एक एक चीज तेरी बनाई हुई है। याद कर कितने मन से सजाया था तूने इस घर को। राम बाबूजी बोले, जी देखिए ना, मेरा घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मुझे तो इस घर से चलने भी नहीं दिया जाता। ताजी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। शांति जी बुदबुदाने लगी। गीता ठीक कहती है शांति, जब कोई तुम्हारी कदर ना जाने तो तुम उसे अपना महत्व बताओ। यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांत नहीं रह पाती। राम बाबूजी बोले। इतने में शांति जी की नींद खुल गई और वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वह ढूंढ रही थी वह तो वहाँ थे ही नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वह सपना था, लेकिन उसके बाद शांति जी के अंदर बदलाव आया। अब वह समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में कुछ कमजोरी जरूर थी, परंतु इतनी भी नहीं। शांति जी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा साहिल बोला, अम्मा आप बाहर क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो आवाज लगा देती। एकता ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। ऐसा कहते हुए वह जैसे ही अम्मा की कलाई पकड़कर वापस कमरे की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी वह मुझ पर? और क्या हक है उसका मेरे घर में? और मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जाऊंगी। और कौन होता है मुझे मेरे घर में घूमने से मना करने वाला? साहिल अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान रह गया। शांति जी आज कड़क आवाज में बोली थी। तभी अंदर से एकता की आवाज आई, यह टीवी किसने चलाया? इस समय टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर कोई ऐतराज होना चाहिए। शांति जी जोर से बोली और उनकी आवाज सुनकर एकता तिलमिला गई। बाहर निकलकर, अम्मा आप यहाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किट्टी पार्टी की सहेलियाँ घर में आने वाली हैं, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसीलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए शांति जी आराम से मुद्रा होकर बैठ गई। यह नजारा देखकर आज एकता दंग रह गई थी कि अम्मा ने इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा?
एकता ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब साहिल गुस्से भरी आवाज में बोला, माँ तुम अपने कमरे में जाओ ना, आपने सुना नहीं है? देखो बेटा, ये मत भूलना कि यह मेरा घर है। शांति जी अभी बोल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। एकता दरवाजा खोलकर देखा, बाहर वकील साहब खड़े थे। वकील साहब, आप उन्हें अंदर ले आओ। लेकिन क्यों? साहिल और एकता चौंक कर बोले, अपनी वसीयत करने के लिए। वसीयत पर कोई आपका इकलौता बेटा होने के नाते इस सब पर मेरा ही तो अधिकार है और कर्तव्य भी हम ही निभा रहे हैं। एकता ने कहा तो शांति जी बोली, इसे कर्तव्य निभाना कहते हैं। अपनी माँ को टूटे कमरे में रखना और उसके बाद एक बार भी वो ना देखना वह जिंदा भी है या मर गई, उसे सबसे अलग रखना, मानो वह माँ होकर ना होकर बीमारियों का भंडार हो। अगर इसी को फर्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बखूबी फर्ज निभाया है बेटा। लेकिन यदि इसी तरह से रहना है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ, फिर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से यह घर किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरे घर से अपना सामान ले जाओ। मैं अपने लिए एक कमरा रखूंगी और बाकी का घर मैं सारा किराए पर दे दूंगी ताकि मेरा खर्च चल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल जाए। बस इतना कहने की देर थी कि साहिल और एकता दोनों ही तुरंत अम्मा के चरणों में गिर गए। उस माँ के चरणों में जिससे बात किए हुए भी उन्हें न जाने कितने दिन बीत गए थे। आप ऐसे तो मत कहिए अम्मा, हम कैसे रह सकते हैं उस टूटे कमरे में? मैं होटल का मैनेजर हूँ और मुझसे मिलने के लिए कोई न कोई आता ही रहता है और फिर एकता की भी सहेलियाँ आती हैं। अब हम लोगों को टूटे कमरे में देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर आप यह भी तो सोचिए, हमारे साथ आपके 2 पोते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी तो करवानी होती है। साहिल हाथ जोड़ते हुए बोला, वाह क्या खूब कहा तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी तुमको, और अब तुम्हें खुद ही रहना पड़ेगा तो कलेजा मुंह को आने लगा है। तुम्हें जो करना है सो कर लो। मेरे जीते जी यह घर मैं किराए पर दूंगी और मेरे मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ दिया। उस बहन से जिसने तुझे जीवन दान दिया था बरसों पहले जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। तब तेरी बहन और जीजा जी ने बिना देर किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे और तूने उनका यह सिला दिया। आज शांति जी बिना रुके बोली जा रही थी और दोनों बेटा बहू सिर नीचे किए चुपचाप सुन रहे थे। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझसे मिलने को तरस गए, अपने पोते का चेहरा देखने को तरस गए थे, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे और कुछ नजर ही नहीं आता था। हमें माफ कर दो माँ, सच में हम स्वार्थी और अंधे हो गए थे जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे। लेकिन हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। एकता हाथ जोड़े हुए बोली, ठीक है, तुम लोग सिर्फ कहने को बेटा बहू ही हो, वरना तूने बेटा होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैं तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना था, लेकिन इस रिश्ते नाते में तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूंगी और बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग ले सकते हो। लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। इतनी बात सुनकर एकता हैरानी से बोली, माँ सिर्फ 2 कमरे? तो शांति जी सख्ती से बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चों के लिए, और चाहिए तो मेरा टूटा कमरा भी ले लेना, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं देने वाली। और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। हालांकि ऐसा व्यवहार करते हुए शांति जी मन ही मन तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं छोड़ा था उनके बच्चों ने। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में नहीं रहेंगे, ज्यादा हुआ तो आपका टूटा हुआ कमरा को सही करवा लेंगे। साहिल एकदम से बोला तो उसकी बात को काटते हुए अम्मा ऊंची आवाज करके बोली, और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी। और अगर मुझे तुम्हारी अपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगी। आज अम्मा का यह रूप देखकर एकता की कुछ और बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फोन करके उसने किट्टी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ दिनों में शांति जी ने ऊपर की मंजिल किराए पर दे दी और साथ ही अपनी वसीयत भी बनवा दी।
जिसमें घर का 50% हिस्सा उसके बेटे बहू के पास और बाकी का 50% उनकी बेटी और दामाद का होगा। उन्होंने इतने साल अपने अम्मा और बाबूजी को संभाला, लेकिन इस वसीयत की उन्होंने अपने बेटे और बहू को भनक नहीं लगने दी थी। तो दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा ऊंचे स्तर पर देखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि बच्चा ऊंचे स्तर पर चला जाए तो अपने गरीब और लाचार माँ बाप को ही भूल जाए, उनके संघर्ष को ही भूल जाए। यह तो हर बच्चे का कर्तव्य होता है कि वह अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप की हर संभव सेवा करे और उन्हें हर वह खुशी देने की कोशिश करे जिनके वो हकदार हैं। उनके त्याग और संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही समय में अपने बच्चों को सही शिक्षा दी नहीं होती तो आज ये इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।